हैं एडीआर न्यूज। जैसा कि जानते हैं, इमामगंज विधानसभा में उपचुनाव होने वाले हैं। सभी प्रत्याशी और सारे गठबंधन के लोग अपने अपने तरीके से प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। हमारे बीच आज उपस्थित हैं ऋतु प्रिया चौधरी, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता रही है और इन दिनों क्षेत्र में भ्रमण कर रही है। मैं इन्हीं से आज बातचीत करूंगा। आप सभी इमामगंज वासियों को मेरा हाथ जोड़कर प्रणाम है। क्या कहना चाहेंगे, इमामगंज विधानसभा में उपचुनाव होना है, पहली बार आप क्षेत्र में आए हैं, तो लोगों को कैसे मोटिवेट करेंगे अपनी? सबसे पहले तो मेरा पहली बार ये क्षेत्र भ्रमण काफ़ी पहले से कर रही हूँ मैं, और जो लोगों का प्यार यहाँ पे मिल रहा है वो मुझे मोटिवेट कर रहा है। तो मैं मोटिवेट करने वाली कोई नहीं होती है, लोग ही मुझे मोटिवेट कर रहे हैं और लोग मुझे बहुत भर भर के प्यार दे रहे हैं। मैम, यहाँ पे जिस क्षेत्र पे आए हैं, यहाँ लाल क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है और दो ऐसे महारथी हैं। एक तरफ उदय नारायण चौधरी, जो कि पूर्व स्पीकर रह चुके हैं, तो दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी का सीट रहा है। ऐसे में अगर कोई उनके फैमिली से आते हैं, कहा जा रहा है जीतनराम मांझी के फैमिली से, तो कैसे उनकी चुनौती को सामना करेंगे? क्या कौन कौन वह मुद्दा है जिनके बीच में आप जाएंगे लोगों के बीच? सबसे पहली बात तो चुनौती देने वाली मैं कोई नहीं होती, चुनौती देने वाली जनता है, और सब कुछ जो है सो जनता जनार्दन ही है, और जनता पे ही सब कुछ डिपेंड करता है। मेरा काम है अपना कर्म करना, और बाकी जनता देख रही है। जनता को जो अच्छा लगेगा वो जनता फैसला लेगी। और जो आप एजेंडे की बात कर रहे हैं, तो मेरा जो सबसे प्राथमिक जिस पे ध्यान होगा वो होगा बच्चों की शिक्षा पे, बच्चों के स्कूल पे। जो भी यहाँ पे स्कूल पहले से हैं उन सभी को मेरा कोशिश रहेगा कि उन सभी को मॉडिफाई किया जाए, और स्कूल में टिंकरिंग लैब आप सुने होंगे, टिंकरिंग लैब का ऐड किया जाए उसको, ताकि बच्चे रोबोट बनाना और भी जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी होता है वो सब सीख सकें। और दूसरा जो यहाँ पे मैं सबसे बड़ी समस्या देख रही हूँ, नली गली की है। नाली वगैरह यहाँ पे नहीं है, तो वो सब बिल्कुल टाइट किया जाएगा। एंड ये उद्योग ये आप कह रहे हैं कि आज के आधुनिक युग में सारे लोग जब टेक्नोलॉजी से लैस हैं, तो आजकल के बच्चों को आधुनिक शिक्षा देने के हम प्रयासरत करेंगे। सवाल यह भी उठता है कि जिस तरह से आप क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, यहाँ के रोड का जो स्थिति है और जर्जर हालात में है, तो क्या इसके लिए आप कुछ पहल कर पाए हैं? जी बिल्कुल। हम लोग जो भी अभी रोड मैप तैयार किए हैं उसमें हम लोगों का ये भी है कि जो भी मेन रोड है यहाँ का उसका दोहरीकरण किया जाए, और जो भी अंदरूनी रोड है उन सभी को सुदृढ़ किया जाए, और जहाँ भी पुल पुलिया वगैरह नहीं है उन सभी का निर्माण किया जाए। मैम, जिस क्षेत्र में आप आए हैं, इमामगंज विधानसभा क्षेत्र, यह आपके लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि मैं फिर एक बार बोल रहा हूँ कि यह लाल क्षेत्र रहा है, लेकिन जिस तरह से यहाँ पे विकास होना चाहिए था, वो 10 सालों में नहीं देखने को मिला है। तो लोग के बीच आप जाते हैं तो क्या मिलता है, मतलब सुनने को क्या आता है? लोगों की बहुत शिकायतें होती हैं, और लोग बहुत अपनी शिकायत काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से मेरे सामने रखते हैं, और मैं भी सुनती हूँ, और मेरी टीम उस सारी शिकायतों को नोट कर रही है। और जीतने के बाद ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जाएगा, और जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उन सभी पे काम किया जाएगा। और अगर नहीं भी जीतती हूँ तो मेरे हिसाब से मैं जितना कर सकती हूँ, जितना भी मेरे से पॉसिबल हो पाएगा, मतलब कोई भी काम जब हम पावर में आ जाएंगे तभी कर पाएंगे, लेकिन बिना पावर में रहे हुए भी जो मैं कर सकती हूँ वो बिल्कुल मैं करूँगी अपने एंड से। इमामगंज का एक संगठन है छात्र युवा एकता मंच, जिसके द्वारा यह लगातार उठाया जा रहा है प्रश्न कि इमामगंज विधानसभा में एक भी डिग्री कॉलेज सरकारी नहीं है और बच्चों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए सुदूरवर्ती क्षेत्र से कहीं ना कहीं 100 किलोमीटर दूर या 50 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। तो इसके लिए आपके पास क्या रोड मैप है? जी, एक बहुत ही गंभीर समस्या है, क्योंकि यहाँ के बच्चे को बाहर जाना पड़ रहा है, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पे ज़रूर टेक्निकल कॉलेज, अभी हम लोगों का जो रोड मैप है उसमें सबसे पहला कम से कम एक डिप्लोमा तो होना ही चाहिए, और आने वाले वर्षों में हम लोग पूरा प्रयास रहेगा कि एक टेक्निकल कॉलेज भी इस क्षेत्र में आए, ताकि यहाँ के बच्चों को बाहर पढ़ाई करने के लिए ना जाना पड़े। इमामगंज विधानसभा क्षेत्र जो है पहाड़ियों से घिरा हुआ है, छोटे छोटे नदियाँ हैं, नाले हैं, और ऐसे ही पर्यटन क्षेत्र हैं जिसको अगर बढ़ावा दिया जाए तो एक अच्छा हब बन सकता है पर्यटन क्षेत्र के रूप में। तो इसके लिए आपके कुछ रोड मैप है या क्या कुछ करेंगे?
जी, बिल्कुल, मैं जब भी बहुत पहले से मैं यहाँ पे घूम रही हूँ और यहाँ के जो भी पहाड़ हैं और जो भी पहाड़ों से घिरा हुआ जगह है, मैं जहाँ भी जा रही हूँ मुझे देखकर लगता है कि यहाँ पे रिज़ॉर्ट होना चाहिए था। लोग आएँगे यहाँ पे अगर रिज़ॉर्ट होगा तो, क्योंकि अभी तक यहाँ पे व्यवस्था नहीं है वैसी, तो पर्यटन का ज़रूर यहाँ पे स्कोप बन सकता है। तो इसके ऊपर भी हम लोग कोशिश करेंगे कि यहाँ पे हम लोग रिज़ॉर्ट वगैरह बना सकें, ताकि पर्यटन का भी स्कोप यहाँ पे पूरी तरह से खुल सके। मैम, हम भी जब क्षेत्र में जाते हैं तो आपके बारे में चर्चा करते हैं तो लोग अक्सर ये सवाल करते हैं कि वो कौन से पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, महागठबंधन से या एनडीए से। अभी तो इस पे कुछ भी खुलासा मैं नहीं करना चाहूँगी, लेकिन आप लोग धैर्य रखिए, समय आने पे आप लोगों को सब पता चल जाएगा। 15 अगस्त आने वाला है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस है। आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ इस दिन के लिए। और मैं यही कहना चाहूँगी कि इमामगंज हमारा परिवार है। हम लोग सब लोग एक साथ हैं और आप लोग जितने लोग भी हैं मेरे परिवार के सदस्य हैं। और आप लोगों का समर्थन चाहिए, आप लोगों का साथ चाहिए। तो बस ऐसे ही साथ में बने रहिए, और जिस तरह से अपना प्यार मुझे जहाँ भी जा रही हूँ वहाँ पे मिल रहा है, तो आपका प्यार चाहिए, आशीर्वाद चाहिए और आपका साथ चाहिए। बाकी यह जो मंदिर समिति था, यह अभी ज्वलंत मुद्दा है, वह वन समिति के अंतर्गत चला गया है। कुछ लोगों का कहना है कि इसको मुक्ति हो जाए, मतलब पहले जैसा जो सिस्टम था उसी अनुरूप हो। तो क्या आपका विचार है? इसमें हम लोगों ने हिंदू सर्किट से जोड़ने का एक रोड मैप तैयार किया है, और इस पे विशेष ये बता पाएंगे। जी नहीं, सर, आप इसके बारे में क्या बाकी बाजार जो मंदिर या आप लोग का मुद्दा जायज़ है। बाके बाज़ार जो मंदिर का जो क्षेत्र है वो मतलब एक्चुअली पूरा क्षेत्र के लिए एक जो है वरदान है। पूरा क्षेत्र वहाँ एकत्रित होते हैं और उस हिसाब से उस प्लेस को हम लोग डेवलप नहीं कर पाए हैं। तो हम चाहते हैं कि उसका एक समिति, क्षेत्रीय समिति बने। उस क्षेत्रीय समिति के अंदर में उसका जो है वो किया जाए, और हम लोग उसका रोड मैप बनाए हैं कि वहाँ एक जो है इंटरनेशनल लेवल का जो है गेस्ट हाउस होना चाहिए। जिस तरह से क्षेत्र के लोग वहाँ जाके पूजा करने के लिए या सावन मेला में या शादी ब्याह के मौके पे, उस हिसाब से वहाँ पे सुविधाएं अवेलेबल नहीं हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि वहाँ एक इंटरनेशनल लेवल का एक गेस्ट हाउस होना चाहिए, और उसको जो एक हिंदू सर्किट हम लोग बात कर रहे हैं गया से, जी, और बौद्ध सर्किट बात कर रहे हैं बोध गया से, जी, तो वो काफ़ी दिनों से वो चलता आ रहा है। उस पर काफ़ी जुड़ाव लोगों का है सरकार से लेके। जो अभी वंचित है उसको जोड़ा जाए। तो हम चाहते हैं कि कल के डेट में इसको हिंदू सर्किट से जोड़ा जाए, और हिंदू सर्किट में और बौद्ध सर्किट में आपका उधर बैजू बिघा भी है, आपका जो गुरुआ क्षेत्र में है, तो उसको जोड़ते हुए इसको जोड़ा जाए और यहाँ उसके हिसाब से सुविधाएं दी जाए। चाहे उस प्रांगण क्षेत्र को डेवलप करने के लिए हो, उसके आसपास में जो ग्रीनरीज है उसको डेवलप करके एक पार्क का निर्माण करने से रिलेटेड हो, और एक विवाह स्थल के साथ में एक जो है इंटरनेशनल लेवल का जो है गेस्ट हाउस का अरेंजमेंट हो। वो इसेंशियल है बाके बाज़ार प्रांगण को डेवलप करने के लिए। तभी वो क्षेत्र जो है माना जाएगा कि पूरा एरिया के मैक्सिमम इमामगंज क्षेत्र के लोग जो है वहाँ पे जाते हैं। तो ये सिद्धार्थ जी थे, पेशे से आर्किटेक्चर हैं, और महाबोधि मंदिर आप लोग जानते ही होंगे, वहाँ पे इन्होंने काम किया है। ये कह रहे थे कि जिस प्रकार से हिंदू सर्किट या बौद्ध सर्किट को वर्तमान के मोदी सरकार में अभी कॉरिडोर बनाने का घोषणा किया है, तो उसी से जोड़ने के लिए बाके धाम जो मंदिर है उसको बनाने की बात कर रहे थे। सर, एक सवाल और है, आपने बहुत दिनों तक महाबोधि मंदिर के अंतर्गत काम किया है, तो जब क्षेत्र आप घूम रहे हैं इमामगंज विधानसभा, तो कौन कौन सा वैसा लोकेशन आपको नज़र है जिसको विकसित किया जा सकता है पर्यटन के दृष्टिकोण से? देखिए क्या है कि अभी पहले सबसे पहले आपके एरिया में इमामगंज जो है एक नगर पंचायत बना है। इसके पहले तो सब ग्राम पंचायत ही था, नगर पंचायत बना है। तो अभी डेवलपमेंट होना स्टार्ट हुआ है, और स्टार्टिंग में जब हम इसको एक मास्टर प्लान का रूप देंगे कि इस तरीके से हम डेवलप करना चाहते हैं, एक तरीके से अभी बच्चा है, समझे ना, उसको स्टार्टिंग में आप रास्ता दिखा देंगे कि मास्टर प्लान में इस तरीके से हम डेवलप करना चाहते हैं, तो अगले 5 साल में हम लोग उसको एक स्मार्ट सिटी के रूप में डेवलप कर सकते हैं, एक स्मार्ट नगर पंचायत के रूप में डेवलप कर सकते हैं। तो बाके बाज़ार, इमामगंज
इमामगंज से जुड़ा हुआ रानीगंज है, तो इमामगंज, रानीगंज, बभंडी, इंक्लूड। हाँ, ये जो बभंडी। नगर पंचायत का क्षेत्र है ये, जी इसके साथ डुमरिया, और एक हम छोटा सा एरिया मानते हैं आपका मैगरा। मैगरा। जी तो इन सारी क्षेत्रों को जो है हम लोग एक स्मार्ट जो है सैटेलाइट टाउन के रूप में, हम लोग बड़े टाउन का जब मास्टर प्लान बनाते हैं तो जी, उससे छोटा छोटा टाउन को हम लोग सैटेलाइट टाउन बोलते हैं। तो एक स्मार्ट जो है नगर पंचायत के रूप में हम लोग चाहते हैं कि डेवलप हो। कल के डेट में बांके बाजार भी आज नकल बनेगा ही, जी डुमरिया का भी जिस तरह से जनसंख्या का जो है बढ़ाव हो रहा है, तो वो भी कल के डेट में बढ़ेगा। तो हम चाहते हैं कि इनिशियली ही इसका एक प्लान बने कि हम लोग इसको इस तरीके से डेवलप करना चाहते हैं जहाँ एक स्मार्ट सिटी के रूप में हर तरह की सुविधाएं वहाँ अवेलेबल हों। इसके अलावा हम चाहते हैं कि हर पंचायत में कम से कम एक गांव आप इस तरह का स्मार्ट या इंटेलिजेंट विलेज बनाइए जी जो लोगों के लिए मॉडल बने और लोगों को शिक्षा दे। जो आज के डेट में हम देख रहे हैं, हर रेनी सीजन में जो घटनाएं घट रही, चाहे बिजली से रिलेटेड हो, करंट। तो इन सारी चीज़ों का जो है वहाँ पे आपका जो है सुझाव वो हो, आपका एक तरह से अवेयरनेस का सिस्टम हो, एक तरह से एक ऐसा इंटेलिजेंट सिटी हो जो लोगों को शिक्षा दे कि आप इस तरह से रहिए कि आपका जो है गांव जो है मतलब एक, जागरूक करने का हाँ, ये। और एक स्मार्ट, हम चाहते हैं कि हर क्षेत्र में, हर पंचायत में एक स्मार्ट विलेज का भी जो है वो निर्माण हो। तो ये मेरा रोड मैप है आपका नगर पंचायत, और जो आपका छोटा छोटा स्मॉल जो है पंचायत है, और पंचायत लेवल पे गाँव है उसका। तो अभी आप सुन रहे थे इंजीनियर सिद्धार्थ जी को, जो कि इमामगंज विधानसभा के रहने वाले हैं, और ऋतु प्रिया चौधरी जो संभावित उम्मीदवार हैं इमामगंज विधानसभा उपचुनाव को लेकर, इनके हस्बैंड भी है। तो इन्होंने पूरे तरीक़ा से बताया कि कैसे हम इमामगंज क्षेत्र को विकसित कर सकते हैं, आधुनिक मॉडर्न कैसे बना सकते हैं। और मिलेंगे अगले वीडियो में, नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।